मित्रों नमस्कार। मैं आज अब आपको बताऊंगा कि फैक्ट इन इशू के बारे में। क्वेश्चन ये उठता है, फैक्ट इन इशू समझते हैं, फैक्ट इन इशू है क्या। जब कोई सिविल सूट न्यायालय में लाया जाता है, चाहे जैसा भी सूट की नेचर है, सीपीसी की सिविल में जानते हैं आप लोग, डिक्लेरेटरी सूट होता है, इंजंक्शन सूट होता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सूट्स होते हैं। तो एक सूट आया जिसे वाद पत्र कहते हैं, उसके खिलाफ एक प्रतिवाद पत्र आया। वादी का कुछ अपना कहना है, प्रतिवादी का कुछ अपना कहना है। कोर्ट दोनों पक्षों को सुनती है बेसिक स्टेज पर। फिर वो ये कहती है कि आप दोनों के बीच, सिविल की बात कर रहा हूँ, क्यों बात नहीं कर रहा हूँ, वो ये कहती है कि आपके बीच में डिस्प्यूट क्या है। जो फैक्ट इन इशू है, आप इसको, जिसको विवादक तथ्य हिंदी में कहते हैं, उसे मैं देसी भाषा में अगर कहूँ तो विवादक, जो शुद्ध हिंदी है, जो लैंग्वेज एक्ट में यूज़ की गई है, आप उसको विवाद भी कह सकते हैं। देसी भाषा में, गांव की भाषा में विवाद कह सकते हैं, मुद्दा कह सकते हैं, मसला कह सकते हैं। भाई हमारे इनके बीच में ये मुद्दा है। मुद्दा क्या है? वही जो चीज़ जिसको एक पक्ष मानता है, एक पक्ष नहीं मानता, ये मुद्दा है। विवाद क्या है? एक पक्ष मानता है, एक पक्ष इनकार करता है, यही विवाद है, यही मसला है, यही झगड़े की जड़ है। तो कोर्ट जिस बात पे झगड़ा है उसको देखेगी। जो चीज़ झगड़ा नहीं है, जिसको पार्टी एडमिट करके चल रही है, उस पर कोई कोर्ट एविडेंस नहीं लेगी, उस पर एविडेंस नहीं लेगी। जो इस पर झगड़ा नहीं है उसी पे देखेगी जिस पे विवाद है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि विवाद क्या है। एक क्वेश्चन उठ जाएगा आपके सामने। जैसे आपने कहा विवाद है, तो कहा कोर्ट तुरंत, भाई विवाद क्या है, किस बात के लिए विवाद है। तो विवाद कैसे हो सकता है? किसी अधिकार के संबंध में हो सकता है, किसी कर्तव्य के संबंध में हो सकता है, किसी निर्योग्यता के संबंध में हो सकता है। तो अब ये संबंध हो गए, अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता। अब है क्या इनका एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व या अनस्तित्व की संभावना या एग्जिस्टेंस, ये तो आप मानेंगे। दायित्व हो गया, अधिकार हो गया, निर्योग्यता हो गई। या तो ये अस्तित्व में थी और या तो ये अस्तित्व में नहीं थी, और इसी बात पे विवाद था। तो यही विवादक तथ्य है। मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में। जब आप परिभाषा को पढ़ेंगे अगर 2 बार 3 बार, तो आपको यही इसका निचोड़ समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ। अब उसको मैं एक्ट में पढ़ के बता दे रहा हूँ, तो अपनी भाषा को आप उस पर रिलेट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। देख लीजिए, सुन लीजिए, अंग्रेजी में सुन लीजिए आप। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ, किसी एक तथ्य से या अन्य से कनेक्ट होकर, एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ, एक तथ्य स्वयं या अन्य से कनेक्ट होकर, विथ अदर फैक्ट्स, क्या करेगा, द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, किसी चीज की उत्पत्ति या अनुत्पत्ति, नेचर और एक्सटेंट ऑफ क्या, राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। ये आपका है फैक्ट इन इशू। किसी भी कार्रवाई में किसी अधिकार, दायित्व या नियोक्ता के अस्तित्व या अनस्तित्व के एक्सटेंट होने पे, कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, कोई एक तथ्य स्वयं या अन्य तथ्यों से मिलकर जो बनता है, वही फैक्ट इन इशू है। सीधी सी बात है। एक चीज में और आप देख लें, आप थोड़ा सा यहाँ पर अंतर जाता है। वो सिविल की प्रोसीडिंग में अलग हो जाता है, क्रिमिनल की प्रोसीडिंग में अलग हो जाता है। सिविल की प्रोसीडिंग में जैसे ही वाद पत्र आया, प्रतिवाद पत्र आया, कोर्ट कहती है, पहली चीज होती है कि फैक्ट इन इशू बना लेती है कि हमको इन चीजों पर डिसाइड करना है। और वह इशू पार्टी की सहमति से वे बनते हैं, और उस पर अगर सहमति नहीं है तो कोर्ट उस पर अपना डिसाइड कर देती है। एक पार्टी मान लीजिए कहती है ये इशू है, ये इशू है, कोर्ट दोनों चीज देखती है, अंत में कोर्ट अपना निर्णय लेती है। और अगर कोई पार्टी ये चाहती है कि यह इशू नहीं रहेगा हमारे मामले में, तो इशू नहीं रहेगा। तो पार्टी पर भी डिपेंड करती है कि किन चीजों को इशू बनाना चाहता है, किस चीजों को इशू नहीं बनाना चाहता है। लेकिन क्रिमिनल में ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्रिमिनल लॉ में क्या व्यवस्था है, पार्टी को कोई पावर नहीं है, कोई राइट नहीं है इस बात को बनाने का कि हमारे बीच में इशू क्या है। पूरा का पूरा एक ऑफेंस है, चाहे आईपीसी का हो, चाहे अन्य सेक्शन में हो, जहाँ पर ऑफेंस डिफाइन किया गया है, उसके एक अवयव है। आप यह नहीं कह सकते कि साहब ये इशू था, ये इशू नहीं था, ये इशू था, ये इशू नहीं था, ये नहीं बना सकते। तो कोर्ट ही होल जुरिस्डिक्शन है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि मामला क्या है। कोर्ट को पूरा राइट है, पार्टी को कोई राइट नहीं है। इसको आप विधिवत समझ लें। इसके आगे आप एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे, इसी डिफिनेशन खंड में, तो उसमें भी लिखा हुआ, पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए उसको आप।
Whenever under provision of law for the time being in force related to civil procedure, any court records on issue that fact to be asserted or denied in the answer to such issue is fact in issue. तो कोर्ट को है, कोर्ट देख लेगी, आपको डिसाइड कर लेगी पार्टी के किससे, पार्टी के असर्टेड से और डिनाइड से। अगर स्वीकार कर लेते हैं तो फैक्ट इन इशू नहीं बनेगा। क्रिमिनल में आपकी अलग चीज़ है। एक चीज़ और आपको हम बता दें, जो आप देखेंगे ध्यान से इसको समझिए थोड़ा सा, कि फैक्ट इन इशू जो है सिविल की प्रोसीडिंग में तो प्रतिवाद पत्र दाखिल होने पर बनता है, और क्रिमिनल की प्रोसीडिंग में कब बनेगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे हम कि फैक्ट इन इशू क्रिमिनल की स्टेज पे कहाँ बनता है, ये बताइए। तो कैसे बताएंगे आप। जिन लोगों को उसकी जानकारी है, जो क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हैं, उन्हें मैंने वो जानकार है, मेरे मित्र हैं। लेकिन जो लोग सीधे विधि छात्र हैं के रूप में कार्य कर रहे हैं या न्यायालय नहीं जाते, उनके लिए बता दे रहा हूँ कि चार्ज फ्रेम जो होता है वही फैक्ट इन इशू है। क्योंकि चार्ज के समय आपको बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये एविडेंसेस हैं, आपको इनको बचाव करना है। उस पर जो चार्ज जो फ्रेम होगा, और कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है, तो कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है, उस पर ही ये तय होता है कि हाँ ये इशू इनके खिलाफ बन रहे हैं। उस इशू को पार्टी चाहे डिफेंस हो चाहे प्रोसिक्यूशन हो, अपने मन से उसको अल्टर नहीं कर सकते हैं, इसको समझ लें। तो उसमें पहली स्टेज पर जब दावा दाखिल होता है, और दावा दाखिल होने के बाद प्रतिवाद पत्र आता है, और इसमें एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये अंतर इसमें आता है। और बता दें आपको बेसिक एक चीज और देख लें आप, फैक्ट इन इशू दो प्रकार के होंगे। तथ्य से संबंधित हो सकते हैं, विधि से संबंधित हो सकते हैं। तथ्य से कब संबंधित होंगे, विधि से कब संबंध हो। यह रजिस्ट्री की गई थी मेरे द्वारा, नहीं साहब इनके द्वारा रजिस्ट्री नहीं की गई थी, ये कैसा इशू बन गया, ये फैक्ट का इशू है। क्वेश्चन फैक्ट रिलेटेड विथ इशू रिलेटेड विथ फैक्ट। लेकिन लॉ का कौन सा है, लॉ का कैसे इशू बनता है, जो मैंने आपको बताया दो प्रकार के होंगे, लॉ के संबंधित होंगे और तथ्य से संबंधित होंगे। लॉ का तब बनेगा जब एक पक्ष कहे कि साहब आपको सुनने का अधिकार नहीं है, जुरिस्डिक्शन पे चला आया या वैल्यूएशन पे चला आया। तो अगर जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन खड़ा हो गया तो ये विधि से संबंधित है, वैल्यूएशन का क्वेश्चन खड़ा हो गया विधि से संबंधित है, तो पहले न्यायालय को इसको डिसाइड कर देना चाहिए। वैसे ज़्यादातर मामलों में हम देखते हैं कि कोर्ट एक साथ डिसाइड करती है, फैक्ट के इशू भी और लॉ के इशू भी। लेकिन जो मेरे अपने विचार हैं, मैं अपने विचार से कह रहा हूँ, दूसरों के विचार भी अलग हो सकते हैं, मेरा दोनों पक्षों का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अपनी बात जो मैं रख रहा हूँ उसमें, क्योंकि अगर मान लीजिए एक मुकदमा चला, बहुत दिन तक चला, बाद में पता चला कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो टाइम टेकिंग हो गया अननेसेसरी का। इसलिए इन दोनों मामलों को मैं पहले डिसाइड कर देना चाहिए। अगर दोनों बना दें आप साथ, कोई दिक्कत नहीं, साथ बनते भी हैं व्यवहारिकता में, लेकिन पहले आप डिसाइड कर दें कि कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। अगर कोई विवाद है तो वैल्यूएशन है कि नहीं, सही है कि नहीं, इसको डिसाइड करने के बाद आगे चलेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, दो प्रकार के फैक्ट इशू बन सकते हैं, एक लॉ पे बन सकता है और एक फैक्ट बन सकता है। अब आप देखेंगे आगे कि जब तो मूल विधि, जब आप फैक्ट इशू बनाएंगे तो दो चीज देखेंगे, मूल विधि और प्लस प्रोसीजरल लॉ, सीपीसी में सीपीसी, सीआरपीसी में सीआरपीसी, दोनों चीज देखेंगे आपको। और सीआरपीसी में आपको बता दें कि अध्याय 19 में को आप ध्यान में रखेंगे इशू फ्रेम करते समय, और सीपीसी के अलग प्रोविजन है। सीपीसी के आदेश नंबर 14 नियम 1(5) में आप देखेंगे। हम मुख्यतः जो है मैं अपना फोकस केवल क्रिमिनल लॉ पे करूंगा, सिविल पे आप देखें। अब इसके बाद आप देखेंगे तो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य में अंतर क्या है। अगर क्वेश्चन ये उठ जाए कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य में क्या अंतर है, एक फैक्ट इन इशू है, एक रिलेवेंट फैक्ट है, अंतर है। अंतर ये है जो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक सुसंगत तथ्य फैक्ट इन इशू नहीं हो सकता, लेकिन जो फैक्ट इन इशू है वो रिलेवेंट है। इतना अगर आप समझ लेंगे, आपको पूरी की पूरी व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि दस्तावेज किसे कहते हैं। ये भी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 निर्वचन खंड में बताया गया है, बहुत छोटी सी परिभाषा है, उसको आप समझ लें। दस्तावेज किसे कहते हैं, तो दस्तावेज में कोई भी ऐसा लेख जिसमें कोई चित्र अंकित हो, कोई अंक अंकित हो, कुछ लेखबद्ध हो, वो सारी चीज़ें जो हैं एक दस्तावेज में आ जाती हैं। एक निवेदन ये कर दूंगा कि उसका आशय होना चाहिए किसी चीज़ को प्रदर्शन करने का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है। आशय हो उपयोग करने का और उसी संदर्भ में उसको प्रस्तुत करने का, अगर आशय है या उपयोग में नहीं आशय,
कोई समझ लीजिए कोई हमारे बीच में कोई ऐसा वो नहीं था कि हम इसको साक्ष्य के रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन साक्ष्य के रूप में प्रयोग करने का तो ऐसा नहीं था, लेकिन उपयोग की जा रही थी वो, तो वो भी लेख में पढ़ी जाएगी, परिभाषा में कवर होगी। परिभाषा पढ़ दे रहा हूँ, तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो कवर कर लेंगे आप। परिभाषा देख लीजिए। दस्तावेज से कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थों पर अक्षरों से, सपोज किसी अक्षर पर ABCD लिखा हुआ है, अंकों से कोई या चिन्हों के द्वारा, या उनमें से एक से अधिक मिक्स है, कुछ आधा अंकों से लिखा है, आधा शब्दों से लिखा है, आधा लेखों में बना है, आधा अंकों से है, तो वह सभी चीज़ें उस विषय के अभिलेख के प्रयोजन से उपयोग के लिए आसाहित हों या उपयोग में लाई जा सकें, तो लेख के डेफिनेशन में आप कवर कर जाएगा। एक्चुअली में जब 1872 एक्ट आया उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं था, इसलिए मूल में तो नहीं है ये, लेकिन उसको बाद में अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट में आप देख लेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये चीज़ें मिल जाएंगी कि अब इसमें जो लेख शब्द है, डॉक्यूमेंट, इसमें जो है इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को भी समाहित कर लिया गया है। ये जो है समाहित किया गया, ये आप देख लें, ये 17/10/2000 का जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट शब्द में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वर्ड जोड़ दिया गया। फॉर द इंस्पेक्शन ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट एविडेंस। तो ये आपका डॉक्यूमेंट आ गया। अब इसके बाद मैं आपको जिस पे फोकस करूंगा वो रहेगा साक्ष्य शब्द। अभी तक आपने देखा निर्वचन खंड में, अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो है साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य शब्द की क्या परिभाषा दी गई है। पहली चीज़ तो आप ये जान लें, साक्ष्य शब्द उत्पन्न कहाँ से हुआ। ये लैटिन भाषा एविडेंस जो शब्द आपका आया, एविडेंस तो इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्द के पहले लैटिन में एविडियर, तो लैटिन के वर्ड एविडियर से एविडेंस शब्द की उत्पत्ति हुई। अब आगे का मैं आपको पूरे विस्तार से अगले उसमें बताऊंगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।